आप खुद जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन के, और पीसी बुलाई गई थी। इसका मायने ये होता है कि प्रेस के लोग वहाँ पे आमंत्रित है और कमेटी के लोग आमंत्रित है, मतलब कि आप भी आमंत्रित है, इब्रार साहब भी आमंत्रित है, या जो भी कमेटी के लोग आमंत्रित है। तो फिर बाहरी लोग फिर इस जगह पे कैसे पहुँच गए? ये जो घटना घटी 29 तारीख को जुम्मे के दिन, उसके पीछे में कारण क्या था? तो मतलब कौम के हिसाब से लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है, तो पद पे ही रहकर या फिर कुर्सी पे ही बैठकर सेवा क्यों की जाए? मुख्तार साहब, आपने अजीम प्रेम जी के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए दान में दिए जाने का मामला उठाया है। क्या है आखिर ये मामला? हॉस्पिटल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वह उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? 29 अक्टूबर को जनाब इब्रार अहमद जी ने अंजुमन इस्लामिया मुसाफिर खाना में अंजुमन चुनाव को लेकर के जो गड़बड़ियां हुई थी लिस्ट में, उस चीज़ को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित किया था, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में थोड़ा हंगामा वगैरह भी हुआ, और इस चीज़ को लेकर के हमने इब्रार अहमद जी से संपर्क किया और उनके पक्ष को आप सभी को दिखलाया। और आज हम यहाँ पे मुख्तार जी के पास में भी आए हुए हैं, और इनका पक्ष भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी घटना घटा उसके पीछे में सबसे बड़ा कारण क्या था, और मुख्तार जी जो इब्रार अहमद जी पे आरोप लगा रहे हैं, या इब्रार अहमद जी जो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, या मुख्तार साहब के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, उस चीज़ का खुलासा हम लोग आज मुख्तार जी से भी बात करके करेंगे। तो चलिए मुख्तार जी से हम बात करते हैं। मुख्तार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सबसे पहला ये सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो घटना घटी 29 तारीख को जुम्मे के दिन, उसके पीछे में कारण क्या था? जुमे के रोज़ 29 अक्टूबर की जो घटना घटी, इसकी मैं निंदा करता हूं, और ये घटना घटने की वजह क्या थी मैं बता रहा हूं कि चुनाव कन्वीनर ने लिस्ट जारी की। उसमें लिस्ट जारी करने पर जितने वोटर्स थे, ड्राफ्ट लिस्ट जारी किए गए थे। ड्राफ्ट इसमें ये होता है कि भाई किसी का नाम कटा है, छूटा है, गड़बड़ हो गया है, तो उसको 3 दिन के उन्होंने मौका दिया। तो नाम कटा या क्या हुआ है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमें तो लगता है कि नाम को किसी ने डिलीट किया है। कोई बड़ी साजिश का ये मंसूबा था कि डिलीट किया गया, क्योंकि मसाजिदों के नाम कटे, रंगसाद मस्जिद, जामा मस्जिद, छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, मदरसा हुसैनिया, ख़ास करके सदर इब्रार साहब का भी नाम कटा। तो ये साजिश का ही नतीजा था कि नाम को डिलीट किया गया साजिश के तहत। तो वो 3 दिन का मौका दिए थे कन्वीनर साहब ने कि अपनी बात रखने के लिए, अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो ये मीटिंग पीसी बुलाने की ज़रूरत नहीं थी जी। वो खामोशी से अपना नाम देते कि भाई नाम हमारा डिलीट हो गया, या जो भी हो गया है इसको आप नाम जोड़ दे। और भी लोगों ने इस तरह का मैंने अपना एप्लीकेशन दिया कि हमारा नाम इसमें लिस्ट में नहीं है, हमको शामिल किया। तो खामोशी से लोग उन्होंने अपना लेटर दिया और उनका नाम जुड़ गया। इसी तरह ये करना चाहिए था। मुख्तार जी, दोनों लोग, चाहे मतलब इब्रार साहब हो या फिर आप हो, या पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखलाई दे रहे हैं। दोनों को परेशानी है कि नाम कटा है। नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं थी। लोगों के नाम डिलीट किए गए थे, इससे लोग परेशान थे, क्योंकि कौन नहीं जानता है, शहर का कौन आदमी या जो भी स्क्रूटनी करने वाले हैं या जांच करने वाले, मदरसा, मस्जिद कमेटी या पुराने पंचायत का कौन नहीं जानता है कि उसका नाम नहीं चढ़ा होगा। नाम चढ़ा और उसके बाद डिलीट किया गया। ये साजिश था किसी तरह। इस चीज़ पे मुख्तार जी कुछ जांच वगैरह, कमेटी वगैरह आप लोगों ने बैठाया? नहीं, हम लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं बैठाने की। इसमें कन्वीनर और उनकी जो टीम है, उन लोगों ने जांच का वादा किया है कि हम जांच करेंगे, और हमने मुतालबा भी किया है कि इसमें साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए, कौन किसके किसने क्या किया, छेड़छाड़ किया, कंप्यूटर में नहीं किया, इसकी जाँच होनी चाहिए। तो उन्होंने वादा किया है कि हम FIR भी करेंगे,
नाम तो पता नहीं है किसी का किसने किया है। अब ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि जांच करके उसको खुलासा किया जाए कि ये क्यों हुआ। यहाँ पे दो चीज़ें लग रही हैं जो पहलू हम लोग भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि नाम कटा और नाम डिलीट हुआ, ये दो चीज़ें हैं, काटना और डिलीट हो जाना, कट जाना खुद से। तो क्या लगता है ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी तो हो सकता है? नहीं, टेक्निकल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम सभी के थे, सभी लोगों ने जो अप्लाई किया, जिन लोगों ने जो जायज़ कमेटी वगैरह जो भी थे, जो पुराने पंचायत थे, जिनका पहले भी जो 2018 के इलेक्शन में लिस्ट में नाम थे, उनके कमेटी या पंचायत या इदारा या क्लब की तरफ से भी नाम आया था, तो उनको देख करके ही नाम चढ़ाया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये बहुत साजिश का चूँकि मुख्तार जी आप खुद जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन के और पीसी बुलाई गई थी, इसका मायने ये होता है कि प्रेस के लोग वहाँ पे आमंत्रित है और कमेटी के लोग आमंत्रित है, मतलब कि आप भी आमंत्रित है, इब्रार साहब भी आमंत्रित है, या जो भी कमेटी के लोग आमंत्रित है, तो फिर बाहरी लोग फिर इस जगह पे कैसे पहुँच गए? चूँकि पीसी सदर साहब इब्रार अहमद ने बुलाया था, तो मुझे जानने की वजह मेरा कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर मैं चला गया कि चलो मैं पीछे बैठ के देखता हूँ क्या हो रहा है। इत्तेफाक से मैं पीछे बैठा हुआ था, लेकिन काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। रूरल एरिया के करीब 20-25 लोग भी बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग शहर के बैठे हुए थे पहले से। तो फिर हम सोचे कि यहाँ पीछे बैठ जाना ही बेहतर है मेरे लिए, क्या क्या होता है। तो उन्होंने अपना बयान भी दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब खलील साहब भी अपनी बात वोटर लिस्ट के बारे में कहेंगे। तो उन्होंने पहले जैसे ही शुरू किया, उन्होंने कहा कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है 30-35 साल पुराना, झारखंड राब्ता हज कमेटी। उन्होंने पहला ही सवाल उठाया कि झारखंड राब्ता हज कमेटी से 3 नाम आए हैं। इतना ही कहना था सिर्फ, और कोई हमको ऑब्जेक्शन नहीं था। हमने कहा भाई मेरी बात को सुन लिया जाए कि 3 नाम हमने दिया है या नहीं दिया है। अभी एक दिन पहले कन्वीनर साहब ने जो वोटर लिस्ट जारी किए थे वो 7:20 में, उससे आधा घंटा पहले ही फेसबुक में ये चल रहा था कि झारखंड राब्ता हज कमेटी से 3 नाम आए हैं, कैसे आ गए। उसमें एक अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी है। तो उसी सवाल को हमने उनके सामने रखा कि भाई ये वोटर लिस्ट जारी होने से पहले कैसे फेसबुक में आया, जिसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है। इसके माने है कि कहीं ना कहीं मामला लीक हुआ है लिस्ट का और सब साजिश के तहत ये सब किया गया। तो देखिए मुख्तार जी का भी ये मानना है कि लिस्ट में जो है वह जानबूझ करके गलती की गई है, लेकिन ये भी पता लगाना जरूरी है कि किसने किया है। ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि पक्ष वाले लोगों ने किया है या फिर इनके तरफ के लोगों ने किया है, लेकिन ये जांच का विषय है। मुख्तार जी आप इब्रार जी के टीम में रहे, अभी भी अंजुमन इस्लामिया के आप जनरल सेक्रेटरी है, कैसा काम हुआ है अब तक? 2013 में मैं अकेला, किसी टीम में नहीं, अकेला मैं चुनाव लड़ा था और लोगों ने मुझे जिता कर लाया इस भरोसे में कि काम होगा। तो पहले 4 साल में ठीक ठाक काम हुआ। 3 साल के वक्त में चुनाव नहीं हुआ, देर हो गई, जिसके वजह से 2018 में चुनाव हुआ। तो फर्स्ट टेन्योर में काम ठीक ठाक हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएं पहुंचती ही रही, लेकिन फिर किसी तरह हम लोग मिल माल के काम निकालते चले गए। सेकेंड टेन्योर में काम बिल्कुल ही नहीं हुआ, जिसका हमको अफसोस भी है, क्योंकि हम वादा भी करके आए थे कि ये काम करेंगे, नहीं काम, ये सब काम नहीं हुआ। तो हमारा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। और इसमें इब्रार साहब अगर ठीक ठाक से हमारा साथ देते तो आवाम के लिए बहुत बड़ा काम होता, जो हमें काफ़ी अफसोस भी है कि काम सुचारू ढंग से और डेवलपमेंट का नहीं हुआ। ये होना चाहिए था, ये मेरी ऐसी ख्वाहिश थी जिसको पूरा नहीं होने दिया गया। क्योंकि इब्रार साहब की सोच अच्छी है, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं अभी भी, लेकिन वो यू टर्न जो हो जाते हैं ये हमको पसंद नहीं आया। और इसी वजह कर मैं इस बार लोगों के कहने पर मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैंने इब्रार जी से भी ये सवाल किया था, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि दोनों के रास्ते क्यों अलग हो गए आज? यही वजह थी हमारी कि वो उनका यू टर्न जो है वो हमको समझ में नहीं आता था कि 3 साल का वक्फा भी गुजर गया, बहुत सारे वादे किए गए थे, हम लोग आमला की मीटिंग करते थे, मिनट बुक में लिया जाता था फैसला, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता गया। तो मुझे लगा कि जवाबदेही आवाम को कैसे हम देंगे, जिसके वजह से और हमारे बुज़ुर्गों ने, लोगों ने, हमारे मिलने जुलने वालों ने कहा कि अब इस बार आप सदर पद के उम्मीदवार हो जाइए तो हम आपको जितवा कर लाएंगे और हमें उम्मीद है कि आप इसमें बढ़िया काम करेंगे। मुख्तार जी एक बहुत ही अहम सवाल है
कि चुनाव में खड़े होने वाले लोग, चाहे इधर के हो या फिर उधर के हो, या फिर चुनाव में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, चाहे इधर के या फिर उधर के, जनता ये सोच रही है कि मुस्लिमों के मतलब कौम के हिसाब से लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तो पद पे ही रहकर या फिर कुर्सी पे ही बैठकर सेवा क्यों की जाए? देखिए, किसी भी काम करने के लिए पद कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक है समाज में एक नेतृत्व होता है कि कोई नेतृत्व करे, जिसके पीछे हम लोग काम करें, उनको मशवरा दें, उनसे डिमांड करें। तो नेतृत्व बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके रहते हुए शायद ये काम हो सकता है। इसलिए नेतृत्व के तहत हमने और अपना फैसला लिया कि मैं इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा, और इसमें हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे वालिद साहब मरहूम के मिलने जुलने वालों का मशवरा भी था कि इस बार आप चुनाव में लड़ें, आप नेतृत्व करें और लोगों को भलाई का काम करें। तो मुख्तार साहब का ये मानना है कि नेतृत्व का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा समाज जो है वह बिखर जाता है। नेतृत्व होने से ही किसी समाज का या फिर देश का या फिर राज्य का विकास संभव है। मुख्तार साहब, आपने अजीम प्रेम जी के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए दान में दिए जाने का मामला उठाया है, क्या है आखिर ये मामला? अभी कुछ दिनों से शहर में मुझे कई जगह इब्रार साहब ने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपया हॉस्पिटल में अजीम प्रेम जी ने दिया है। तो अगर दूसरे लोग जीत कर आ जाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपए का बंदरबाट हो जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया अगर आया है हॉस्पिटल में, कैश में या चेक में या ट्रांसफ़र में, जैसे भी, तो किस अकाउंट में है, कहाँ है, इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में मुझे जब ये कई मीटिंगों में उन्होंने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपया आया है, तो मैं इसकी जानकारी लेने के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में जब मैं गया, मैंने पूछा कि भाई कहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया आया है। तो सदर साहब ने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपया आया है, लेकिन अकाउंटेंट ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपया तो आज तक नहीं आया है, ना अजीम प्रेम जी के संस्था से आया है और न किसी और के ज़रिए 1.5 करोड़ रुपया आया है। तो ये भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। जनता इसमें सफाई चाहती है कि 1.5 करोड़ रुपया कहाँ है, किस अकाउंट में है या किसके पास है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर अजीम प्रेम जी की ओर से इब्रार साहब ने हालांकि इस चीज़ को पूरा सिरे से बर्खास्त कर दिया है कि पैसा नहीं आया है, ये मुख्तार साहब का आरोप है उन पर, लेकिन फिर से मुख्तार जी ये कह रहे हैं कि अगर आया है तो जनता के सामने इस चीज़ को रखा जाए कि 1.5 करोड़ रुपया किस फंड के तहत और किस अकाउंट में आया है। हम मुख्तार जी से एक और सवाल करेंगे। मुख्तार जी, अभी जैसे हॉस्पिटल के बारे में बहुत कहा जाता है कि हॉस्पिटल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और दूसरा कि मौलाना आज़ाद कॉलेज के लिए जो ज़मीन ली गई है, तो ज़मीन किस फंड से ली गई है वो हमें बताएं, और हॉस्पिटल में जो डेवलपमेंट हो रहा है तो वह उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? मौलाना आज़ाद कॉलेज की जो ज़मीन ली गई है बाना पीढ़ी में, वो कॉलेज के फंड से ज़मीन खरीदी गई है। आखिर में कुछ रकम घट गई तो अंजुमन इस्लामिया का मैं जनरल सेक्रेटरी होते हुए 5 लाख रुपए का कॉलेज ने डिमांड किया। 5 लाख रुपए हमने लोन भी दिया हुआ है जो अभी वापसी नहीं हुए, लेकिन ये ज़मीन जो 5 एकड़ ख़रीदी गई है कॉलेज के फंड से ख़रीदी गई है, और हमें उम्मीद है कि इसमें अगर हम आते हैं, लोगों की हिमायत मिलेगी, अगर मुझे लोग जिता कर लाते हैं, तो सबसे पहला काम रहेगा मुझे कॉलेज की ज़मीन में किसी भी फंड से सरकार के ज़रिए बाउंड्री कराया जाए चारों तरफ। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट भी बना लिया है। तकरीबन 60 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्च है, और हमें उम्मीद है कि हम किसी से भी कहीं से भी फंड ला करके बाउंड्री कराएंगे, उसके बाद ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू करेंगे। ये मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है लोगों का, की उम्मीदें भी हैं। हॉस्पिटल के बारे में बहुत कहा जाता है कि डेवलपमेंट चल रहा है, क्या है? देखिए, हॉस्पिटल में अभी तक मैं किसी पद पर नहीं हूँ और न मुझे कोई जानकारी मिलती है फाइनेंशियल मैटर के, कोई भी जानकारी नहीं है। हॉस्पिटल में डेवलपमेंट का काम हुआ है और ज़्यादा होना चाहिए था। पिछले साल नवंबर महीने में आईसीयू का उद्घाटन हुआ जिसमें 5 बेड लगाए गए। तो इसमें इससे पहले जो अभी रिज़ाइन दिए हुए हैं कन्वीनर साहब, वो सीएमओ थे, वो हम लोग काफ़ी कोशिश करके इसको आईसीयू का स्थापना किए, लेकिन इसमें कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे थे कि आईसीयू नहीं होना चाहिए, अगर किसी की डेथ हो गई तो हंगामा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। हमने कहा कि नहीं, कोई हंगामा नहीं होगा, हर जगह होता है, जिसकी मौत होगी वो तो मरेगा ही भाई। अब इसकी वजह से आप आईसीयू नहीं लगाएंगे। आज देखिए कि वो आईसीयू लॉकडाउन में कितना काम आया, हमारे ज़बरदस्ती और हमारे सोच की वजह से आईसीयू चला और डेवलपमेंट का काम हो रहा है।
लेकिन जो और डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि पैसा खूब कमा रहे, डेवलपमेंट में ये होना चाहिए कि गरीबों का इलाज कम से कम होना चाहिए। जो देने के लायक हैं वो पैसा दे, जो देने के लायक नहीं हो उनको 25%, 30%, कहीं कहीं पे 50%, कहीं कहीं पे 100% भी माफ़ किया जाना चाहिए। तभी कहलाया कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। मुख्तार जी, एक चीज़ और था सवाल, द न्यूज़ मिर्ची अपनी ओर से ये सवाल करना चाहता है कि जैसे मदरसा और अंजुमन, मतलब जो कॉलेज वगैरह है, आप देख रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया के दायरे में जो लोग आते हैं, जो युवा आते हैं, उनमें बहुत ही बेरोजगारी है। तो आप लोग भी अपने सिरे से क्यों नहीं कुछ करते हैं, क्योंकि मदरसा में और कॉलेज में बहाली नहीं हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौलाना आज़ाद कॉलेज में करीब करीब 28 पद खाली हैं जी 4 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको पद को भर दिया जाए, लेकिन क्यों नहीं हुआ? चूँकि कॉलेज में भी हम किसी पोस्ट में नहीं हैं, जी किसी भी पोस्ट में हम नहीं हैं, लेकिन हम ये कोशिश हमेशा करते रहे कि बहाली हो जाए और लोगों की पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, शुरुआत हो जाए। 28 पद मामूली बात नहीं है। जी अगर किसी की तनख्वाह हो जाती है 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये और पढ़ाई अच्छी होती है तो इसमें एक बार टीम भी बुलाई गई थी, एक्सटर्नल भी आ चुके थे, एडवर्टीजमेंट निकलने के बाद कहीं रेड भी आ गए थे, लेकिन नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहाँ पे परेशानी आई थी मुख्तार जी? चूँकि अब अंजुमन इस्लामिया के जो सदर होते हैं वो सभी के सदर वही होते हैं, तो उनको इसमें पहल करनी चाहिए थे और जल्द से जल्द बहाल करके, चाहे मदरसा हो या मौलाना आज़ाद कॉलेज हो, सब में ये बात आनी चाहिए थी कि इनका बहाली हो जाए। मुख्तार जी, आप अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी तो हैं ही, लेकिन अस्पताल में आखिर आपका क्या पद है? अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में कोई भी मेरा पद नहीं है, फिर भी मैं अपने स्तर से हमेशा वहाँ जाता रहा, मशवरा भी देता रहा और हम ये चाहते भी रहे कि वहाँ डेवलपमेंट हो, गरीबों का इलाज हो। लेकिन हमें अफसोस है कि वहाँ बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बग़ैर पद के हैं, सिग्नेटरी पावर भी है, शाम को अपने कारोबार को समेट करके आते हैं, कैश भी ले जाते हैं। खैर अल्लाह जाने कहाँ जमा होता है, जमा होता ही होगा कहीं ना कहीं, या क्या करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो किसी भी पोस्ट में नहीं है। ऐसे लोग भी हैं अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में। और पिछले बार हमने जो भी कहा था वहाँ पे जो हंगामा हुआ था 29 तारीख में कि हमारे पास प्रूफ है, तो वक्त आएगा तो वो प्रूफ भी हम शायद दे भी सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इब्रार साहब की देख रेख में हुआ। इब्रार साहब की सोच अच्छी है, बढ़िया है, वो विज़न भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका पहले भी जो आपको बोलेगी यू टर्न जो हो जाता है, इसकी वजह से रुकावटें होती गई और डेवलपमेंट का काम होता गया। इसी की एक कड़ी है कि फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए हम लोग जद्दोजहद करते रहे कि किसी तरह लोगों को छुटकारा मिले, महिला मंडल से और दूसरे संस्थाओं से, क्योंकि इंटरेस्ट भरते भरते उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो हाँ, सूदखोरी बंद होना चाहिए। तो माइक्रो फाइनेंस के लिए कोशिश भी किए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मीटिंग होती है, मिनट बुक में रेजोल्यूशन लिए जाते हैं, लेकिन कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बाधाएं पहुंचती रही हैं, जिसका हमको अब तक अफसोस है। और हम चाहेंगे कि अगर हम आते हैं तो इसको प्राथमिकता देते हुए इसमें काम करेंगे और पहल करेंगे इसको जल्द से जल्द शुरू करने की। मुख्तार जी की ये काफ़ी उम्दा सोच है कि मुख्तार जी अगर आते हैं भविष्य में तो ये सूदखोरी जैसी चीज़ों को, जो महिलाएं महिला मंडल वगैरह के चक्कर में पड़ी होती है और सूद भरते भरते उनके घर की स्थिति ख़राब हो जाती है, उन्हें इस तरह के चीज़ों से ये बाहर निकालेंगे और माइक्रो फाइनेंस, बिना सूद के एक फाइनेंस का सिस्टम जो है अंजुमन इस्लामिया की ओर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट सवाल हम मुख्तार जी से पूछेंगे, इतना लंबा सफ़र रहा आपका मुख्तार जी, हमने भी अंजुमन के कई सारे डेवलपमेंट देखे, उतार देखे, चढ़ाव देखे, लोग भी देख रहे हैं, क्या लगता है कहाँ कहाँ पे रुकावटें आई विकास को लेकर के, वो बताएं एक कुछ कम शब्दों में। डेवलपमेंट का काम हम जिससे चाहते थे कि करबला चौक में दुकानें हैं या आज़ाद हाई स्कूल है, आज़ाद मिडिल स्कूल है, तो उसकी हालत तो आपने देखा ही होगा कि क्या हालत है। तो इसमें भी टीचरों की बहाली करके इसको नए सिरे से काम करके इसमें अच्छी स्थिति में लाया जाता है। और जो उसके इर्द गिर्द जो दुकानें हैं उसमें मल्टी स्टोरी बना के, बिल्डिंग बना करके उस पर रेंट में दिया जाता है, तो इनकम का एक ज़रिया बनता है। चूँकि अभी भी दुकानें वहाँ जो हैं, किराया आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। किराया है
कहीं 50 रुपये है, कहीं 60 रुपये है, कहीं 150 रुपये, उससे ज़्यादा कोई किराया नहीं मंथली। वो भी कई लोगों के पास हज़ारों हज़ार रुपये बाकी है। तो इसमें भी, इस काम में भी बढ़ चढ़ के हम लोग। अंजुमन प्लाजा में भी इस तरह का है क्या? अंजुमन प्लाजा में तो करीब करीब 80 लाख से भी ज़्यादा रुपए बाकी हैं, और एक दुकान का किराया करीब 400, 500, 1000 यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद भी लाखों रुपए वहाँ जमा हो गए हैं लोगों के पास, और 80 लाख से भी ज़्यादा बकाया रकम है। अगर इतनी बड़ी रकम अंजुमन इस्लामिया के पास जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड को बहुत पावर है, अगर वो उसको करके वक्फ बोर्ड होता तो ये रकम आने से हमारा जो एक मंसूबा है एजुकेशनल हब, जो हमारे एक तरफ बिल्डिंग बनी हुई है अंजुमन प्लाजा के एक सिरे में, दूसरे सिरे में भी करीब करीब 50-60 लाख रुपए की लागत से बन सकता है। जहाँ स्टडी सेंटर है उसमें भी एजुकेशन सेंटर बन जाएगा। तो हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास साधन नहीं है, पढ़ने की जगह नहीं है, किताबें नहीं है, उनको जगह दस्तयाब हो जाए, किताबें दस्तयाब हो जाएंगी, तो वो तालीम के हिस्से में आगे आएंगे और उनकी नौकरी भी मिलेगी, अच्छा माहौल भी बनेगा लोगों को। धन्यवाद मुख्तार जी। तो ये थे हमारे साथ में मुख्तार साहब, जिन्होंने अपना सारा सोच, अपना वक्तव्य द न्यूज़ मिर्ची के माध्यम से रखा। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अंजुमन इस्लामिया, जो कि मौलाना आज़ाद की विरासत है, मौलाना आज़ाद 29 अक्टूबर वाले मामले को अगर देखते, या आज उनकी रूह अगर इन चीज़ों को देख रही होगी, तो उन्हें बेहद ही दुख होता होगा। हम आप सभी से, पक्ष से भी और विपक्ष से भी, जनता से भी, आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि मौलाना आज़ाद की इस विरासत को इस तरह से बदनाम ना करें। भविष्य में जो भी आए, चाहे इधर के लोग आए, चाहे उधर के लोग आए, मौलाना आज़ाद की इस विरासत को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे, और अन्य लोगों के सामने में अंजुमन इस्लामिया को एक मील का पत्थर साबित करने में अपना सहयोग दे, और इसे बहुत ही विकास के ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। ये थे कैमरामैन साहिल के साथ सैयद सनी, द न्यूज़ मिर्ची के लिए। धन्यवाद। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।